चलिए, आवाज जा रही है? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। सबको आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, आज का जो सेशन हम लोग करेंगे पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। सब लोग जुड़ चुके हैं और क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो आपके 1 to 5 के जो भी आपका 150 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज के तहत जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस। इसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ जो भी अपर क्लास में भी है, 9-10 है या 10+2 के लिए भी अगर जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट है वहां पे पॉलिटी के निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और पॉलिटी में पूरा संविधान हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और निश्चित तौर पे वहां से बीपीएससी प्रश्न पूछता है और पूछेगा ही। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग लोग जुड़ चुके हैं क्लास से। चलिए, देखिए, रूटीन की जहां तक की बात है कि जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं वो लोग शामिल हो जाइए। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर है या जो अभी नीचे मूव हो रहा है नंबर, उस पर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पे ग्रुप से ये फायदा होगा कि सारे पीडीएफ और जो भी हमारी जो सूचना होती है क्लास का टाइमिंग डेली बेसिस पे अपडेट होता है। सुबह में आपको 10 से 12 बजे तक आपको सारा कुछ मिल जाता है कि कितने बजे से कौन सा क्लास होगा। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ये आपका मैं पहले से आपको 3 घंटा 4 घंटा पहले मैं बता देता हूं कि किस समय आपका क्लास होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो थोड़ा सा भास्ट है, बड़ा है, तो हम लोग ज्यादा टाइम अब क्लास ले रहे हैं। आपका लगभग क्लास का जो टाइमिंग है वो 4 से लेकर के 10 बजे रात तक मान के चलिए, लगातार बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके स्टार्ट ही रहता है। तो जो भी है तो वो आपको रूटीनबद्ध डेली बेसिस पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेन रूप से आज पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ उसके आगे वाले भी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। यहां से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं और संविधान का कहिएगा तो एक प्रकार से टेलर, पूरे संविधान जैसे आप फिल्म देखते हैं और उसका एक सारांश होता है, टेलर में दिखाया जाता है कि फिल्म में क्या होने वाला है, क्या मतलब वो कहानी है, तो थोड़ा बहुत टेलर में उसका झलक दिखाई देता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान का पूरा क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, इसके सार क्या है, यानी सारांश क्या है। ठीक है, तो पूरे संविधान का सारांश संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है उद्देशिका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है क्या चीज, तो हम सिंपल शब्द में कह सकते हैं प्रस्तावना पूरे संविधान का क्या है, आत्मा है या सार है। क्या संविधान आपको देता है, संविधान में किन किन बातों का प्रबंध किया गया है, संविधान को कब बनाया गया, कब लागू किया गया, किसके लिए बनाया गया, ये सारा कुछ जानकारी आपको प्रस्तावना से मिल जाता है।
इसीलिए प्रस्तावना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने संविधान सभा में पढ़ा था कि जो बैठक हुई थी एक 9 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर आगे चल करके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर नेक्स्ट दूसरे दिन यानी 13 दिसंबर को जो है पंडित नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। तो ये अति महत्वपूर्ण लाइन है कि प्रस्तावना को किसने संविधान सभा के बीच में प्रस्तुत किया था और कब किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है। और यह अंगीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, यानी स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अति महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आपका जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो याद रखिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही बना है और इसी ने प्रस्तावना को लिखा था अपने संविधान में। यहीं से संविधानविद जो हैं वो आपके देश में प्रस्तावना को लाए हैं, यानी अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ही संविधान से प्रस्तावना को आपके देश के संविधान में लिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। कई बार पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है, भाषा जिस प्रकार से यह लिखा गया है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब कहां से लिया गया है? तो ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। आप लोग को क्लियर जा रही है? आवाज क्लियर जा रही है? ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से जो है इसका क्या लिया गया? संविधान से लिया गया प्रस्तावना, लेकिन भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा को लिया गया है। अब देखिए प्रस्तावना है क्या चीज। सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे कि प्रस्तावना में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप लोग उद्देशिका देखिए यहाँ आपके सामने में दिख रहा होगा। और आप जब विद्यालय में टीचर बनेंगे तो वहां पर भी आपको डेली प्रार्थना के बाद विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में आप सुनते होंगे कि प्रस्तावना जो है बच्चों के द्वारा सुनाया जाता है। ठीक है। और यह संविधान का क्या है? सार है। इसलिए बच्चों को यहाँ पे बीच में रखा जाता है कि वो अपने भारतीय संविधान को समझे बचपन से ही। तो इसके जितने भी शब्द हैं सभी शब्द का एक प्रॉपर मीनिंग है। सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रस्तावना है क्या चीज, जो संविधान की सार है या संविधान की आत्मा है, या कह सकते हैं कि पूरा फिल्म का टेलर है ये। ठीक है। तो इसमें क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले जो जनता है, जनता ही यह संविधान बना रही है। कोई प्रॉपर व्यक्ति ने संविधान को संकलन कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं। तो सभी जनता जो कि पूरे संविधान सभा मिल करके, और संविधान सभा जनता के द्वारा चुने गए थे, जो भी प्रतिनिधि थे संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख पर वो जनता के बीच से गए थे। इसीलिए यहाँ पर संविधान जो निर्माण की प्रक्रिया हुई है वो जनता के माध्यम से ही हुई है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है। प्रभुत्व संपन्न यानी हमारे पास अपनी शक्ति है, हम खुद का निर्णय स्वयं लेते हैं। हमें किस संघ में रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, इसका निर्णय हम स्वयं लेंगे। किसके साथ हमें फ्रेंडशिप करना है, दोस्ती करना है, मित्रता का व्यवहार करना है, किसके साथ दुश्मनी करना है, वो हमारा देश खुद निर्णय लेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या है, हमारा देश क्या है? संप्रभुत्व संपन्न देश है। उसके बाद समाजवादी, समाजवादी है आपका देश। क्या है? समाजवादी। समाज को लेकर के चलता है। आपके देश में क्या है कि जो भी तरह तरह के, जो भी जाति धर्म लिंग में कोई भी भेद नहीं है, समाज को लेकर के चलता है। और ये जो हमारा समाजवादी है चीन वाला सोशलिज्म या रूस वाला नहीं है, हमारा अपना लोकतांत्रिक समाजवादी है। ठीक है। इसके तहत क्या है कि यहाँ पर
सभी वर्ग को मौका मिलता है। अगर आप देखिए चीन का, तो वहां पे वर्ग संघर्ष वाली बात होती है। वहां का जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष पे आधारित है, यानी अमीर को लूटो गरीबों में बांटो, यानी एक ऐसा सिचुएशन जो कार्ल मार्क्स का है, मार्क्सवादी, वो सब कम्युनिस्टवादी जो है वो चीन का फॉलो होता है, चीन में, रूस में। लेकिन भारत में क्या है, लोकतांत्रिक है। जो हमारा समाजवाद है वो आपका जनता को, सबको लेकर के चलता है, चाहे जो अमीर है चाहे जो गरीब है, ठीक है। तो हमारा समाजवाद वर्ग समन्वय पे आधारित है, संघर्ष पे आधारित नहीं है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष देश है, सभी धर्म को मानने की आजादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म निरपेक्ष यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्यों? धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को नहीं मानना, लेकिन भारत धर्म को मानता है, लेकिन सभी धर्मों को मानता है, ठीक है। आप किसी धर्म के हैं तो उसमें आपको विभेद नहीं है, इसीलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को नहीं मानना, लेकिन भारत धर्म को मानता है। और आप जब भी फॉर्म डालते हैं तो वहां पे आपको धर्म का कॉलम रहता है, रिलीजन, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए चूंकि भारत मानता है, इसीलिए हम अगर शब्द में देखें तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष ही शब्द का प्रयोग किया गया है आपके संविधान में, ठीक है। धर्म निरपेक्ष कहीं पे नहीं लिखा गया है, लेकिन लोग कहने के लिए धर्म निरपेक्ष यहां बोल देते हैं, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन। आपका पता ही है कि आपके देश में जो विधायिका है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके ही जाती है और कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका, जो आप विधायक चुने, चाहे एमएलए चुने, चाहे एमपी चुने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद, या आपके विधायक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो दोनों जनता के ही बीच से डायरेक्ट प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और वो कानून बनाते हैं। इसीलिए भारत क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और जनता का शासन है। गणराज मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख। देखिए हमारा देश गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन आपका गणतंत्र नहीं है। वो लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, गणतंत्र मतलब होता है जो देश का प्रमुख होगा वो चुनाव के माध्यम से होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो चुनाव के माध्यम से होगा। लेकिन आप ब्रिटेन में देखिएगा कि उनके महारानी का जो परिवार है वही वहां का महाराजा या महारानी बनते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। वहां जो है वंशावली चलता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। यही बात भारत को गणराज्य बनाता है, ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी भारत के नागरिक को हैं जो किसी जाति धर्म के हैं, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस की क्रांति का नारा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो हमारे देश में भी लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाता है। समाज में किसी जाति धर्म के लोग हैं सबको बराबर मान्यता दी जाती है। आर्थिक रूप से भी सबको व्यापार, बिजनेस करने का अधिकार होता है। केवल इलीगल व्यापार नहीं करना है, लीगल आप कर सकते हैं। और राजनीतिक, आपको राजनीतिक अधिकार है, जैसे वोटिंग का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सबको बराबर है, ठीक है। तो ये सब अधिकार आपको दिए गए हैं। वो किस संविधान से लिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात रूस के संविधान से लिया गया है। तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आप जो है अपना विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। मन करे तो आसाराम बापू में विश्वास कीजिए, मन करे तो अभी बागेश्वर बाबा चर्चा में है उन पे विश्वास कीजिए, राम में विश्वास कीजिए, रहीम में विश्वास कीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी संविधान सबको बराबर अवसर देता है, ठीक है। और आपका प्रतिष्ठा कोई हनन नहीं कर सकता है, आपको कोई कैद नहीं कर सकता है, आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, गाली सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्र की एकता भी बनाए रखना है। राष्ट्र का जो एकता है, आपस में जो है भाईचारा को तोड़ना नहीं है, एकता बनाए रखना है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, चूंकि यह पहली बार जो है यहाँ पे शपथ ग्रहण टाइम पे हुआ था,
तो यहाँ पर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को वो हिंदी का तिथि है। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए तीनों तीन शब्द है यहाँ पर। देखिए अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, अंगीकृत मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मर्पित करना मतलब अपने ऊपर भी लागू करना। जो बोल रहे हैं यह बात प्रथम बार, वो भी अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं। जो भी इस प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी लागू है ये। तो ये आपका प्रस्तावना है। तो मेन तथ्य प्रस्तावना जो है आपका संविधान में कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इसकी भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो आपके शब्द जो हमने बताया वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। और अभी तक में प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ वाद विवाद है, वो भी हम चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछे तो आप आसानी से बना लीजिए, ठीक है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए वही चीज है, मूल तत्व क्या है इसका, आपके संविधान का मूल तत्व क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझा दिए, समाजवादी भी समझा दिए, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्मों को मानना, लोकतांत्रिक गणराज्य भी समझा दिए, समता, ये सारे पॉइंट्स को हमने समझा दिया, ठीक है। अब इसको समझाने में कुछ रहा नहीं। अब देखिए सबसे पहली बार जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ। अति महत्वपूर्ण है। आज तक एक बार ही प्रस्तावना का संशोधन हुआ है। आज तक कितने बार प्रस्तावना का संशोधन हुआ है, आज तक प्रस्तावना का कितने बार संशोधन हुआ है, तो एक बार ही संशोधन हुआ है। और वो कब हुआ है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कौन से तीन शब्द ऐड किए गए, तो समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, तीन शब्द, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, यह ऐड किया गया। आज तक एक ही बार हुआ। शुरुआत में देखिए इसके न्यायालय में क्या था कि इसको लेकर के वाद विवाद भी चला। वो क्या था, थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि वाद विवाद से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान के दो भागों में बांटा गया है, एक स्वीकृत और दूसरा अस्वीकृत, ठीक है। तो प्रस्तावना में संशोधन को शुरुआत में अस्वीकृत कर दिया गया था। बेरूबारी वाद मामला था 1960 ईस्वी में, उसमें प्रस्तावना में संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया, चूंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिससे संविधान को कह सकते हैं कि न्यायालय में ले जाया जा सके या कुछ भी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का जो पार्ट है, लेकिन यहाँ पे उसको संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बेरूबारी वाद हुआ था संघ के साथ, एक कह सकते हैं कि यहाँ पे कानूनी लड़ाई हुई थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। और शुरुआत में बेरूबारी मामले में माना गया कि यह संविधान का पार्ट भी नहीं है, संविधान का भाग भी नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं होगा। लेकिन आगे चल करके इसको भाग माना गया, ठीक है, संविधान का भाग माना गया, लेकिन संशोधन नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर देखिए, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आता है। इसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना भी गया, और अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी संभव हो पाया। कब, तो 1973 ईस्वी में। तभी आप देखिएगा कि 1976 में इसमें संशोधन हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। इसमें क्या कहा गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, कि संविधान का पार्ट है आपका, उद्देशिका जो है संविधान का पार्ट है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल भावना है उसको बचा के रखना है। उसके मूल भावना में संशोधन नहीं होगा। यानी मूल भावना जैसे आपका संप्रभुत्व संपन्न हो गया, अखंडता शब्द हो गया, एकता शब्द हो गया, भाईचारा, तो वो सब में संशोधन नहीं होगा। मूल जो शब्द है उसमें आपका संशोधन, मूल ढांचा जो है ये जो कि प्रस्तावना को एक महत्वपूर्ण पार्ट बनाता है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ऐड करना है तो वो हो सकता है।
और 1976 में उसमें ऐड किया भी गया। तो यहाँ पर ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके तहत संविधान के संविधान ये प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 ही प्रश्न बार बार पूछे गए हैं प्रस्तावना के। ठीक है, जो कि हमने आपको चर्चा कर दिया। बाद बाकी बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग जब सेट बनाएंगे टेस्ट का तो आसानी से बन जाएगा। संविधान की आत्मा क्या है? उद्देशिका। संविधान की आत्मा उद्देशिका को, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को बताया था। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 के तहत उसको आत्मा बताया था। लेकिन कई जो संविधानविद हैं वो उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा बताते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसको कहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन कई संविधानविदों ने प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का सार है। और भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने? पूरे संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं प्रस्तावना मेन रूप से क्या था कि ये जो आपने पढ़ा पूरा प्रस्तावना का पाठ है। कब इसको स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पूरे देश में लागू किया गया। और सबसे पहले हमने पढ़ा था किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के। और कब प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अंगीकार कब किया गया, स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। चलिए, अब आपका प्रस्तावना अच्छे से कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से जो आप सेट बनाएंगे तो आपको सारा बन जाएगा। ठीक है, और एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, वो भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें आपका अखंडता और जो पंथ निरपेक्ष के जगह जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जो शब्द है वो जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो जरूर याद रखिएगा, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आते हैं अनुसूची के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा अनुसूची के में, अनुसूची में क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है तो देखिए वो आपके साइड में आ रहा होगा, यहाँ से प्रॉपर ठीक ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये होता है तो बाद में आप बाद में भी देख सकते हैं, जब आपका क्लियर रहे व्यू उस समय भी आप देख लिया करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अनुसूची देखिए क्या है। प्रथम अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी राज्य जो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यह प्रथम अनुसूची में लिखा गया है। और भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका क्या है, उल्टा, भारत के उल्टा। अमेरिका क्या है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, लेकिन भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हमारे यहाँ राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का नहीं होगा, केंद्र ज्यादा सशक्त है। तो भारत के राज्य एक संघ और उसके क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची के बारे में बताया गया, कौन कौन सा क्षेत्र भारत का पार्ट है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा अनुसूची है जो मेन जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए या जो भी राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तो उनका उच्च पदाधिकारियों का वेतन से संबंधित है, कितना वेतन उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची क्या है कि जो भी उच्च अधिकारी हैं, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की वेतन कितनी मिलेगी, ठीक है, उससे संबंधित है।
आप लोग को टास्क देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जा रहा है, फिर राज्यपाल को कितना दिया जा रहा है, ठीक है। पिछले क्लास में शायद हमने राज्यपाल में चर्चा भी किया होगा। अब आ जाइए तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में है। शपथ किस प्रकार से कौन दिलाएगा, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो उसी प्रकार से कौन दिलवाएगा और उसके प्रारूप क्या होंगे। चौथी अनुसूची ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, किस राज्य में राज्यसभा की कितने सीट मिलेगी, यह बात आपको चौथी अनुसूची में लिखा गया है। जैसे बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। कितनी है बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 16 है। चलिए, एक लोग पॉलिटी ना पढ़ करके पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी का क्लास कब होता है। अब कितना हम समझाएं, जो जब पढ़ा रहे होते उस समय पढ़िए, ठीक है। डेली हर एक सब्जेक्ट का क्लास नहीं होता है, ठीक है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है कि कौन से राज्य में राज्यसभा सीट कितना होगा। आपको पता ही होगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी भी गठन नहीं होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यसभा में किस राज्य के कितने सीट हैं इसके बारे में चौथी अनुसूची में लिखा गया है। बिहार का राज्यसभा में 16 सीट है। अब आ जाइए पांचवी अनुसूचित, क्या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र किसको कहते हैं, जो दुर्गम एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, जहां की आबादी बहुत कम है, जहां विकास नहीं हुआ है, अभी भी वहां के लोग आदिम समय के तरह जी रहे हैं, तो उन सब क्षेत्रों को भारत में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। और उसकी चर्चा आपके पांचवी अनुसूची में किया गया है। जो अनुसूचित जनजाति भी हैं तो उनकी भी चर्चा इसी में है, ठीक है। और उसके क्षेत्रों का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में उपबंध आपका पांचवी अनुसूची में है। छठी अनुसूची भी मेन रूप से कुछ स्पेशल राज्य हैं जहां पे अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति लोग ज्यादा हैं, तो उनके लिए एक विशेष जो है छठी अनुसूची में चर्चा किया गया है। जैसे असम हो गया, मेघालय हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, कि इन राज्यों में जो प्रशासन का जो होगा जनजातीय क्षेत्रों में वो किस प्रकार से होगा, उसके बारे में छठी अनुसूची संबंधित है। यानी पांचवी और छठी मेन रूप से अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। छठी में बस प्रॉपर कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, जबकि पांचवी में बस क्षेत्र कह दिया गया है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट, सातवीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, तो यह जो है विषय सब्जेक्ट से संबंधित है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा विषय केंद्र सूची में है, कौन सा राज्य सूची में है, कौन सा समवर्ती सूची में है। तो यहां पर देखिएगा कि संघ सूची जो जिसपे कानून केंद्र बनाता हो, ठीक है, लगभग 100 के आसपास है, 99 के आसपास है, वो देख लीजिएगा, डाटा अपडेट होते रहता है। अगर मैं अभी 99 बोल दूंगा, हो सकता है डेट अपडेट हो गया होगा, तो आप लोग जो है कमेंट में जो है गाली लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब बदलते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। राज्य सूची में लगभग आपका 52 के आसपास है, ठीक है, 67 के आसपास है। और ये संवर्ती सूची में 52 था, फिर 47 हो गया। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट हैं। तो मोटा मोटी मैं बोल दूं कि ये लगभग आपका 100 के आसपास होगा। ये लगभग राज्य सूची का जो विषय होगा वो 67 के आसपास है, 62 या 67 ऐसे ही कुछ था। और संवर्ती सूची 52 या 47, यही दो में से कोई होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है। में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी किस विषय पे केंद्र कानून बनाएगी उसको केंद्र सूची में रखा गया। जैसे रेलवे है, रेलवे को यहाँ पे केंद्र सूची में रखा गया। जैसे आपका पुलिस प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है, सेना आपका केंद्र सूची का विषय है, डाकघर आपका केंद्र सूची का विषय है, रेलवे आपका जो है केंद्र सूची का विषय है, बैंकिंग आपका केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। तो
और राज सूची का जैसे अस्पताल हो गया, राज सूची का पुलिस प्रशासन हो गया, राजस्व हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, राज सूची के विषय। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गए, ठीक है, तो शिक्षा जो है आपका आधा लगभग 60% जो है जो आपका जैसे टीचर ही बनिएगा तो 60% आपका केंद्र मुहैया कराता है, जबकि 40% जो फंड होता है उसको राज्य को ही देना होता है। तो ये समवर्ती सूची में यानी दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो 7वीं अनुसूची बस मोटा मोटी ये जानिए, यहाँ पे बस हम ये बता रहे हैं कि क्या चीज से संबंधित है। बाकी ये सब हम लोग केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे तो वहां पे अनुसूची की 7वीं अनुसूची का अच्छे से जिक्र करेंगे और उसमें डीपली बता देंगे, ठीक है। चलिए, अभी बस ये जानिए कि 7वीं अनुसूची आपका सब्जेक्ट बांटा गया है कि किसमें कितने सब्जेक्ट। चलिए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अभी जो भी आपका राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है वो आपका 22 है, ठीक है। तो भाषा में भी हमने एक पेज भेजा था, तो उसमें 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा किया गया था, ठीक है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या टोटल अभी कितना है, 22 है, और उसकी चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है। 9वीं अनुसूची में जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा रहे थे, ठीक है, सॉरी 11वीं और 12वीं है पंचायती, 9वीं में उसका भी कुछ है, और कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया, और इसके तहत कुछ ऐसे अधिनियम डाले गए हैं खास करके भूमि से संबंधित है, तो उसमें आपका संशोधन नहीं हो सकता। 9वीं अनुसूची में कभी संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें वैसे टॉपिक या बिंदु डाले गए हैं जिसमें कभी संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। द्वापर 10वीं द्वापर दल बदल यानी दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, अगर कोई व्यक्ति अपना जीत करके मान के चलिए बीजेपी से आया और कांग्रेस में जाके मिल गया तो उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर पूरे पार्टी का 2/3 लोग अगर शामिल हो जाता है तो उसको मान्यता रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर दल बदल का जो कानून है उसके तहत अगर आप अकेले मिलिएगा तो आपकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी, विधायक से भी गए और उस पर प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप पूरे टीम को ही लेकर के चले गए, जैसे हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी में मिलना है, तो पूरा उठे और जो है 2/3 जो भी नेता है उसको समेट करके चले गए, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित है आपका 10वीं अनुसूची, द्वापर 10वीं द्वापर दल बदल याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान 11वीं अनुसूची में है, जबकि 12वीं अनुसूची नगर निकाय नगर पालिका से संबंधित अनुसूची है। तो यही टोटल अनुसूचियों की संख्या आपके संविधान में 12 है, याद रखिएगा। टोटल अनुसूचियां कितने हैं संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ये तीनों पॉइंट्स को एकदम याद रखिएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, 12वीं नगर निकाय, 11वीं ग्राम पंचायत, 10वीं दल बदल, द्वापर 10वीं द्वापर दल बदल याद हो गया। 9वीं ऐसे हैं जिसका अधिनियम विनियमन का विधि मान्यकरण किया गया है, यानी ऐसे इसमें सब्जेक्ट डाले गए हैं, उपबंध डाले गए जिसका संशोधन नहीं किया जाएगा, खास करके भूमि से संबंधित मामला, ठीक है। उसके बाद आपका है 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। 6ठी और 5वीं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से। चौथा आपका हमने बताया राज्यसभा में क्षेत्रों, राज्यसभा में सीटों की संख्या स्थानों के आवंटन से। तीसरा शपथ से, और दूसरा जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन से, और पहला राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 12 अनुसूची याद हो गया होगा, और नहीं तो सेट बनाएंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो अपने आप जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए, हम कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अगर लग रहा है अनइम्पोर्टेंट चीज है तो आप मत पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वही पढ़िए, ठीक है। हम एक भी दिन ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाएं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मुझे पता है कि बीपीएससी आपको कहां कहां से क्वेश्चन उठाएगा, और हम बहुत ही ढंग से अच्छे से बता रहे हैं।
ठीक है। अब बहुत लोग को लग रहा है कि सीटेट क्वालिफाई कर गए तो बीपीएससी भी कर जाएंगे, तो एग्जाम बैठिए फिर पता देगा, और नहीं तो प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के थोड़ा सा बना के देखिए हेडमास्टर वाला। ठीक है, उसको मतलब नहीं है 1.5 लाख सीट से, पहले ही बता दे रहे हैं। उसको अगर 50,000 ही मिलेगा तो 50,000 को ही सिलेक्ट करेगा, सीट खाली रहेगा, फिर अगले बार मौका देगा नए लोगों को। वो नहीं हो अगले बार कहीं इंटरव्यू नहीं आ जाए, आ भी सकता है। शिक्षा मंत्री जैसा बयान दे रहे थे, सुनने में आया है कि बोल रहे थे कि इंटरव्यू भी होना चाहिए। चलिए, लेकिन वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी जो मौका है उसको छोड़िए नहीं, अभी मेहनत कर लीजिए, नहीं तो आगे और ज्यादा मेहनत करना होगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम से कम इतना सीट है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे। ठीक है, आपके साथ हमको भी मेहनत करना पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आता होगा। अभी हमने 2 चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अब ये तीसरा चैप्टर है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। चूंकि शुरुआत में मात्र 14 ही राज्य थे आपके देश में, धीरे धीरे अभी जाकर के आपके राज्य में 28 राज्य हैं। ठीक है, बीच में 29 हुए फिर 28 हो गए, जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित बन गया तो। ठीक है, हाँ 1 to 5 में मैथ है। कंटेंट में जाइए, बहुत सारा वीडियो मैथ का भी हमने पहले से डाल रखा है। देखिए, जब ऐप खोलते हैं तो उसके कंटेंट में बहुत सारा पहले से भी वीडियो है, उसको भी देखिए। लाइव क्लास लाइव तो आपको ले रहे हैं, ये स्पेशली ले रहे हैं, लेकिन आपके पहले से भी ऑलरेडी बहुत सारा क्लास हमने जो किया है वो कंटेंट सेक्शन में है, और लाइव सेशन सेक्शन में भी बहुत सारा लाइव सेशन में दिखेगा आपको, तो वो सब देखिए, घबराइए नहीं। सारा कोर्स आपको हम बता रहे हैं, अगर अगस्त में एग्जाम होगा तो आपका जून में ही कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जून या मिड जुलाई तक आपका कोर्स कंप्लीट रहेगा गारंटी के साथ। ठीक है, बशर्ते बस ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्लास जारी रखिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। भारत संघ एवं उसके राज्य तथा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का संघ। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। पहले ही हमने बता दिया, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, जबकि अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, और यहाँ पर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिका, आपको हमने पहले ही बता दिया था, अमेरिका क्या है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संवैधानिक उपबंध जो है, अबंध, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जहां भारत शब्द देश का नाम है और संघ शब्द शासन प्रणाली का नाम है। क्योंकि भारत संघ सब राज्य मिलकर के संघ बनाते हैं, और भारत संघीय देश है, भारत राज्यों का संघ है, और केंद्र से यहाँ पर शासन होता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र की चर्चा अनुच्छेद 1 में की गई है, जो कि अनुसूची 1 का भी पाठ है। राज्यों के राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक किस राज्य का क्षेत्र होगा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ये सब की चर्चा आपका अनुच्छेद 1 में किया गया है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अमेरिका में स्वतंत्र हो सकता है। यानी भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और देखिए अब अनुच्छेद 2, देखिए अनुच्छेद 1 हो गया, वही कह रहा है भारत राज्यों का संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसके बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 2 देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। भारत अगर किसी क्षेत्र को विजिट करता है या उस पर अटैक करके उसको हड़पता है तो वो नए क्षेत्र हो जाएंगे, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं है। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, यानी बहुत सारे पार्ट थे पहले, सिक्किम वगैरह, वो भारत के पार्ट नहीं थे, वो अलग देश हुआ करता था। जैसे बर्मा पहले भारत का पार्ट था, फिर बाद में वो बर्मा एक अलग देश हो गया 1937 के बाद। तो कहने का अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों को भारत स्वतंत्र भी कर दिया, कुछ क्षेत्रों पे कब्जा भी कर लिया। तो ये आपके अनुच्छेद 2 के तहत ही हुआ, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब देखिए क्या है, इसके अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। पहला, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, पहले से विद्यमान राज्य जो हैं उसको केंद्र में वो शामिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति,
यानी जो पहले से स्थापित है किंतु भारत के संघ में शामिल नहीं है। ऐसे राज्य जो भारत में हैं लेकिन भारत के संघ में शामिल नहीं है, उनको भी जो है संघ में शामिल किया जा सकता है। नोट, अनुच्छेद 2 को क्या कहता है, 2 को क्या है वो देखिए, अभी हमने तुरंत चर्चा किया। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था भारत में। जो आप सिक्किम अभी भारत का राज्य है वो कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था, और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको संघ में शामिल कर लिया गया और यह भारत के राज्यों के समकक्ष बना हुआ है। तो याद रखिएगा, जो सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया, तो 1975 ईस्वी में केमा संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। सिक्किम पहले 1975 से पहले एक अलग देश था। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा एवं नामों में परिवर्तन। कई बार आप सुनते होंगे कि राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड रख दिया गया, या जैसे नए राज्य बना दिए गए, बिहार से झारखंड बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से यूपी से उत्तराखंड बना दिए गए, ठीक है। जैसे अभी लेटेस्ट जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो वहां पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से ही दो अलग अलग राज्य बन गए। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सीमा पे जैसे यूपी बॉर्डर और बिहार का बॉर्डर टच करता है, तो क्या होता है कि अगर उस क्षेत्र में किसी जाति विशेष धर्म के लोग रह रहे हैं तो वहां पे आदान प्रदान कर दिया जाता है, या शासन करने में किसी राज्य को थोड़ा कठिनाई होती है उस पार्ट पे, तो अदला बदली कर दिया जाता है, क्षेत्र का परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसका काम जो है अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। जैसे अनुच्छेद 100वां संविधान संशोधन के तहत जो था, बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में शामिल किया गया था और भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश को दे दिया गया था, जो मुस्लिम बाहुल्य था, जहां की संस्कृति जो बांग्लादेश से मिले जुले लोगों के साथ थी, तो उनको बांग्लादेश कर दिया गया, और जो हिंदू लोग वाला क्षेत्र था हिंदुओं का, वो भारत को शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये होता है तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये आप समझ गए होंगे, नए राज्यों का निर्माण जो बनेगा, जो किए जाएंगे, जैसे झारखंड बना, जैसे आपका तेलंगाना बना, जैसे आपका उत्तराखंड बना, ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ, और नाम में भी परिवर्तन। अब आ जाइए अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं क्षेत्र नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के संविधान के संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जो भी नाम परिवर्तन होंगे या क्षेत्र परिवर्तन होगा तो इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है अनुच्छेद 4 कि जो भी बदले जाएंगे नाम, या क्षेत्र का नाम या क्षेत्र का सीमा बदला जाता है, तो इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन इसको नहीं माना जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब आपका देश आजाद हुआ था उस समय बहुत सारे देसी रियासत थे, ठीक है, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तो बहुत सारे देसी रियासत जैसे ये सब थे, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे। और उस समय गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने साफ शब्दों में इन राज्यों को कहा कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और ये सब रातों रात जो है डर करके शामिल हो गया था, ठीक है। हैदराबाद तो तुरंत शामिल हुआ, बाद में जो है यहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को शामिल किया गया, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर के बारे में पता था अगर जनमत संग्रह होगा तो वह पाकिस्तान में चला जाएगा, इसीलिए सरदार पटेल ने वहां पर करवाया ही नहीं, ठीक है। और वो भारत का एक विवादित क्षेत्र बन के रह गया। भारत पाकिस्तान में आज भी जो युद्ध हो रहा है उसी कारण से होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। आपको पहले भी हमने कल इतिहास में चर्चा किया था। एक ब्रिटिश भारत था जिसपे ब्रिटिश लोग शासन करते थे,
और एक देसी रियासत था जिसपे ब्रिटिश भारत का जो पार्ट नहीं था, यानी वहां के राजा अंग्रेजों का समर्थन करते थे और अंग्रेज भी उनके साथ दोस्ताना संबंध रखते थे। ठीक है, तो वो देसी रियासत थे। तो यहाँ पर देखिए दो भागों में मेन रूप से आजादी के समय भारत बटा हुआ था। एक ब्रिटिश भारत जिसमें 9 प्रांत थे और लगभग 552 देसी रियासत उसमें शामिल था, और शेष भाग जिसमें रियासतें जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए, 552 में 549 तुरंत शामिल हो गया। लेकिन ये तीन जो है, ये जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, भारत में विलय कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जाकर के जम्मू कश्मीर भी पूर्ण रूप से भारत में मिल चुका है। 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। जब 1949 में संविधान बना था उस समय भारत के राज्य क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था? तो मूल रूप से 4 भागों में यहां पर बांटा गया था। ठीक है, जो राज्य क्षेत्र थे उनको 4 भाग में। सबसे पहला भाग क में ये वो राज्य थे जिसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया। खास करके जो मेन पार्ट था जिसको प्रांत मान लिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, आपको पता होगा जो भारतीय संविधान है उसके 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद वो भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का 2/3 भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। ठीक है, ये वो राज्य थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहे गए, खास करके असम, बिहार, बंबई जो बाद में महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, मद्रास जो कि चेन्नई अभी आपका तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, ये सब मेन प्रांत थे जिसको भाग क के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, दूसरा भाग ख बड़े आकार के देसी रियासत जैसे हैदराबाद, मैसूर, जो देसी रियासत जो बड़े आकार के थे उसको भाग ख के तहत रखा गया। ठीक है, तीसरा ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र यानी छोटी रियासत जैसे अजमेर, बिलासपुर, कूच, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब छोटे छोटे रियासत थे तो उसको भाग ग में रखा गया। और घ में रखा गया, इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया है। ठीक है, उसको भाग घ में रखा गया, खास करके जैसे गोवा, अंडमान
चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था जिस कारण से आप लोग आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, बीच में आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आवाज जा रही होगी। अभी फिलहाल साउंड जा रही है क्लियर? चलिए, बीच में एक्चुअली क्या मुझे लगता है कि एक लंबे समय से जो क्लास चल रहा था, तो हो सकता है सिस्टम जो है गर्मी के कारण हैंग हो गया होगा, क्योंकि लगातार अपना क्लास जो है 6:30 बजे से ही कंटिन्यू चल रहा था। उससे पहले मैथ का लंबा सेशन चला और फिर अभी भी लंबा सेशन चल रहा है। गर्मी का मौसम है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कतें आई, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, चौथा टाइप का जो आपका राज संघ जो भाग था, भाग भौ के अंतर्गत तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्र को रखा गया। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से निश्चित तौर पे कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि सबसे पहले पूछेगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है जिसको गठन किया गया था। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई वो जून 1948 में ही हो गया था और एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की गठन की गई, यानी भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की चर्चा की गई। ठीक है, फिर लेकिन इसको माना नहीं गया। दिसंबर 1948 में एक कमेटी बनी, उसका नाम रखा गया। ये सब जो है संविधान तैयार होने के दौरान ही जेवीपी, ठीक है, जेवीपी समिति। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू, जे से हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू, पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, वी से पी से हो गया पटेल, के नेतृत्व में गठित की गई। देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, कि भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का राज्य का गठन नहीं होगा, चूंकि वह राज्य के लिए क्या होगा, देश के लिए, कि आपसी एकता को खंडित करेगा। ठीक है सर, क्लास होगा या नहीं? क्लास तो हो रहा है। क्या चीज पूछ रहे हैं? क्लास स्टार्ट? सर क्लास होगा कि नहीं? क्लास तो स्टार्ट है, जाइए लाइव सेशन में देखिए क्लास हो रहा है तो क्लास होगा कि नहीं। चलिए, सर दर्द करने लगता है आप लोग का मैसेज सुनते हैं तो। देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, जो जेवीपी समिति बनी उसने रिपोर्ट दिया कि अभी कुछ दिनों के लिए भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। तो ये भी पूछ सकता है कि कब बनी, तो दिसंबर 1948 में। उससे पहले जून 1948 में एस के धर समिति बनी और उसमें भाषा के आधार पर भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। अति महत्वपूर्ण, ये सब सारे जो भी पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, बाकी लोग कभी नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं तो सुन लीजिए। परंतु 1953 में क्या हुआ कि पोट्टी श्री रामुलु जो कांग्रेस का नेता थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, जिस कारण से वही धरना देते हुए जो अनशन पे थे उसी में उनका क्या हो गया, निधन हो गया, जिस कारण से आंदोलन तीव्र रूप ले लिया। और फिर इसकी तीव्रता को देखते हुए, आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषा जो पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यानी मद्रास से ही तेलुगु भाषा का क्षेत्र अलग करके कौन सा बना दिया गया, तो आंध्र प्रदेश। अगर पूछे कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो याद रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश। अब आ जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है, तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग है ये। ठीक है, फजल अली। और ये क्या दिया निर्णय, वो देखिए, दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, कई बार पूछेगा कि फजल अली, यहाँ पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो फजल अली की अध्यक्षता में कब की गई, तो 1953 में।
दो अन्य सदस्य थे के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, जो कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन नहीं थे, और ये दोनों का नाम दे देगा, इसका दे देगा फजल अली का, तीसरा दे देगा वो नहीं होगा। इस तरीका से क्वेश्चन क्रिएट करता है। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अब देखिए 7वीं संविधान संशोधन हुई, और 1956 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी 1956 में भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, कितने राज्य थे 1956 में भारत में, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और कैसे कैसे उनका गठन किया गया है, कब किया गया है, किस राज्य से अलग होकर किया गया है 2800 का, वो अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। अति महत्वपूर्ण तथ्य है। संघ शासित प्रदेश वर्तमान राज्य, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र व गुजरात कब, तो सन 1960 ईस्वी में बंबई से अलग होकर के दो राज्य बने 1960 ईस्वी में, और ये सब 1956 के बाद ही हुआ, जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हो गया, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, जब बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात किससे अलग होकर के बना, तो बंबई, पूरे पहले सम्मिलित रूप से क्या कहलाता था, बंबई, और बंबई से ही अलग होकर के दो, महाराष्ट्र और गुजरात, दो राज्य बने। कब बने, तो 1960 ईस्वी में, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद दादर नगर हवेली 1961 ईस्वी में, और यहां पर पहले पुर्तगालियों का शासन था, भारत के पार्ट बना दिए गए। ठीक है, 1961 में 10वें संशोधन द्वारा। अब आइए गोवा दमन द्वीप 1962 में, इसको संघ शासित क्षेत्र के रूप में और पूर्ण राज्य का दर्जा, अभी भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला भी राज्य आपका। फिर प्रॉब्लम हो गया है स्क्रीन में, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सही करने का प्रयास करता हूं इसको। थोड़ा वेट करेंगे।
ऐसा करते हैं कि आज अब रहने देते हैं, चूंकि मुझे लग रहा है कि सिस्टम हैंग कर गया है जिस कारण से, और ये सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपर रन नहीं कर पा रहा है। ऐसे 2 मिनट रुकते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं। अगर सही हो जाता है तो फिर लाइव सेशन कर पाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है लंबे समय से चलने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ये अब कल क्लास लेते हैं। कल सबसे पहले आपको हम ये जो बचा कुचा है वो करवा देंगे, ठीक है। ये अलग है, कंट्रोल अल्ट से सही नहीं होगा। ये आपका सॉफ्टवेयर जो मेरा है वही हैंग करने लगा है, तो ऐसे फिर से काट के करेंगे तो हो सकता है, लेकिन फिर डिस्कनेक्ट करना ही पड़ेगा हमें क्लास को, ठीक है। तो क्लास को आज एंड कर देते हैं इतना पे ही। और जितना आज हमने पढ़ाया है आपका ऑनलाइन में सेट में जाइए और टेस्ट सीरीज जो है आपको दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारा जो बाद बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया वो करवा देंगे। आप लोग फिलहाल क्या कीजिए कि जो सेट है टेस्ट का, जाइए जीके जीएस पार्ट टेस्ट में, कंटेंट में, और उसमें जीके जीएस पार्ट टेस्ट का फोल्डर होगा, उसमें जा करके आप लोग क्या कीजिए, अब देखिए आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अभी मत जाइए लोग, अभी जुड़े रहिए, अभी बता दीजिए अच्छे से आवाज अब जा रही है। आ गया सर, चलिए ठीक है। आ, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, थोड़ा ही बचा है, कंप्लीट ही कर लेते हैं। जो लोग चले गए वो अगर ऐसे मैसेज गया होगा फिर से, लेकिन थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा फिर आपका 1962 ईस्वी में गोवा को जो है संघ में शामिल किया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। आगे चल करके 1987 ईस्वी में, आगे चल करके 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और गोवा अभी भारत का सबसे छोटा स्टेट है, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद आइए पांडिचेरी, जिसका कि अब नाम पुदुचेरी कर दिया गया है, तो यह 14वां संख्या में है, और 1962 में इसका संशोधन हुआ था, और यह संघ शासित प्रदेश के रूप में है। और यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का शासन था, यानी पांडिचेरी में किन देश के लोगों का शासन था, तो फ्रांसीसियों का। 16वां राज्य आपका बना नागालैंड, और कब बना, तो 1963 ईस्वी में। और नागा पहाड़ी और त्वेनसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके नागालैंड बनाया गया। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला है, तो वह मिला है आपको 1963 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि 16वां राज्य हो गया नागालैंड, 17वां राज्य आपका हरियाणा बना 1966 में, अति महत्वपूर्ण है। किससे अलग होकर के बना? तो वह बना है आपका किससे? हरियाणा जो बना वो पंजाब से। देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दोनों जो बना है वो पंजाब से ही बना है 1966 ईस्वी में। और जो पहाड़ी एरिया था, सॉरी, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना, जो पहाड़ी क्षेत्र था पंजाब का उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया 1900 कब? तो 71 में। और 1966 में आपका पंजाब से अलग होकर के हरियाणा बना, और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी 1966 में ही बना। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, तो ये याद रखिएगा। और पंजाब का ही जो पहाड़ी एरिया था उसको पृथक करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया। 19वां राज्य मणिपुर 1972 में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा भी 1972 में बना। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में भारत के राज्य बने। 21वां राज्य जो मेघालय है वह 1969 ईस्वी में बना, लेकिन उसको स्वायत्त शासी के रूप में 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया मेघालय को। 22वां राज्य सिक्किम, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला। ऐसे बन गया था वो यह 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ही, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। 23वां राज्य मिजोरम बना 1987 ईस्वी में, याद रखिएगा। और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना। और 25वां राज्य गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1987 में बना, पहले हमने बता दिया था। अब ये महत्वपूर्ण है, 26वां राज्य जो आपका छत्तीसगढ़ बना, 6 और 26 दोनों याद रखिएगा। 26वां राज्य आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। दोनों में 26 में भी 6 और इसमें छत्तीसगढ़ में 6 आता है पहला शब्द। तो मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के 2000 में बना, कौन सा? तो छत्तीसगढ़। और 27वां राज्य छत्तीसगढ़ जो, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तरांचल जो जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से पृथक होकर के बना। ठीक है, कब बना? तो 2000 में ही, 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड से बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार से अलग होकर के 15 नवंबर को झारखंड भी नया राज्य बना। सबसे लेटेस्ट लास्ट में जो है आपका आंध्र प्रदेश पुनर्गठित होकर के 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ही बट करके बना। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे जो राज्य क्षेत्र है उसके नाम में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम क्या बदल करके कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोचीन का नाम बदल करके केरल कर दिया गया। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से 1973 में मैसूर का नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। आगे फिर 1973 में लंकादीप, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी को नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया। 2007 में उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। अति महत्वपूर्ण है। तो उत्तरांचल का नाम कब उत्तराखंड रखा गया? तो 2007 में। अक्टूबर 2006 में पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया। और फिर 2011 में सबसे लास्ट में उड़ीसा का नाम ओडिसी कर दिया गया। ठीक है, अब अंतिमा पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक जो भूमि समझौता हुआ कब, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 100वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत के कुछ भाग को बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश के कुछ भागों को भारत में शामिल किया गया। ऐसा क्यों किया गया? कि उस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जो भारत में था, जिनके रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते थे, तो उस गांवों को बांग्लादेश को दे दिया गया। और जो जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जो बांग्लादेश में चला गया था और उसके रिश्तेदार या जो भी उनकी रहन सहन भारतीय लोगों से थी मिलती जुलती या भारत से जुड़ा था, उनको भारत में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार आपने देखा कि एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपको हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। अब जाइए आराम से खाना पीना खा लीजिए आप लोग, और उसके बाद जो है सेट जो है हमने जो टेस्ट दे रखा है जीके जीएस ऑनलाइन,
टेस्ट होगा, एक फोल्डर होगा, उसमें जाइए, पॉलिटी में जाइए और पॉलिटी में जा करके प्रस्तावना से लेकर के अनुसूची तक का जो टेस्ट है उसको आप लोग दे लीजिए। आप लोग अच्छे से बना लेंगे, उम्मीद है। हमने हर एक तथ्य को अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करके समझा दिया है। बाकी समझने वाला चीज हमने समझा दिया, थोड़ा बहुत आप लोग रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, तो आपके एग्जाम तक वो चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।